चलिए आज बात करते हैं सम्राट अशोक की। एक ऐसे सम्राट की कहानी जिसके अंदर एक बेरहम खूंखार राजा भी था और शांति की बात करने वाला एक दूत भी। अशोक की कहानी की शुरुआत किसी शांति संदेश से नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है एक खौफनाक किस्से से, अपने ही भाइयों के कत्ल की एक ऐसी कहानी से जो उनके शुरुआती जीवन की पहचान बन गई। देखिए, इस सम्राट को सही मायनों में समझने के लिए हमें उनके इन दो बिल्कुल अलग अलग रूपों को जानना होगा। एक था चंड अशोक, यानी भयंकर और क्रूर अशोक, और दूसरा था धम्म अशोक, यानी धर्म और इंसानियत के रास्ते पर चलने वाला अशोक। तो सवाल ये है कि वो चंड अशोक बना कैसे? ये सफर शुरू हुआ था मौर्य साम्राज्य के उस दरबार से जहां साजिशें और क्रूरता आम बात थी, और इसी माहौल ने एक राजकुमार को एक तानाशाह बना दिया। अशोक असल में एक ऐसे राजकुमार थे जिन्हें हमेशा नज़रअंदाज किया जाता था। वो अपने पिता सम्राट बिंदुसार के पसंदीदा बेटे बिल्कुल नहीं थे, और इसी बात ने उनके अंदर सत्ता पाने के खतरनाक आग जला दी। उन्हें हर हाल में खुद को साबित करना था, और उन्होंने बहुत जल्द ही अपनी काबिलियत दिखानी शुरू कर दी। जब उनके भाई सुसीम तक्षशिला में एक विद्रोह को दबा नहीं पाए, तो अशोक ने उसे बड़ी आसानी से कुचल दिया। और फिर जब सम्राट बिंदुसार की मौत हुई, तो सिंहासन के लिए एक खूनी जंग छिड़ गई जो पूरे 4 साल तक चली। बौद्ध ग्रंथ जैसे कि महावंश बताते हैं कि सिंहासन पर कब्जा करने के लिए अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हालांकि कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये संख्या शायद बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, ताकि बाद में अशोक के व्यक्तित्व में जो बदलाव आया वो और भी बड़ा और नाटकीय लगे। तो बात साफ है, उनका शासन किसी जश्न के साथ शुरू नहीं हुआ। ये शुरू हुआ एक भयानक गृह युद्ध से, जिसने उन्हें चंड अशोक का नाम दिया, मतलब एक ऐसा राजा जिससे सब खौफ खाते थे। अपने राज के 8वें साल में चंड अशोक की नज़र अपने साम्राज्य के रास्ते में खड़े आखिरी बड़े रोड़े पर पड़ी, और वो था कलिंग का आज़ाद राज्य। एक चक्रवर्ती सम्राट जो पूरे भारत पर राज करना चाहता हो, उसके लिए कलिंग की आज़ादी एक राजनीतिक चुनौती से कहीं ज्यादा थी। ये एक तरह से उनके अहंकार पर चोट थी, और अपने इसी अहंकार को शांत करने के लिए कलिंग को जीतना अशोक के लिए जरूरी हो गया था। ये युद्ध नहीं, एक नरसंहार था। 1 लाख लोग मारे गए, और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, अशोक ने खुद ये आंकड़े अपने शिलालेखों पर लिखवाए। शायद इतिहास में ये पहली बार था कि किसी राजा ने अपनी जीत का जश्न नहीं मनाया, बल्कि उसके भयानक नतीजों का जिक्र किया। मौत के सांकड़े के अलावा 1.5 लाख लोगों को अपना घर-बार छोड़कर जाना पड़ा। उन्हें देश से निकाल दिया गया। उनके परिवार, उनकी जिंदगियां सब हमेशा के लिए बिखर गईं। कलिंग की लगभग पूरी की पूरी आबादी या तो मार दी गई या फिर गुलाम बना ली गई। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जब अशोक उस खून से सने युद्ध के मैदान पर गए, तो उन्होंने अपनी जीत का असली चेहरा देखा। रोती हुई औरतें, अनाथ बच्चे, लाशों के ढेर, और ये देखकर वो अंदर तक हिल गए। कहते हैं कि कलिंग के उस नरसंहार ने चंड अशोक को हमेशा के लिए मार दिया, और उसकी राख से एक नए इंसान का जन्म हुआ, जिसके पास अपने साम्राज्य के लिए एक बिल्कुल नया नजरिया था। ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं आया, ये एक पूरी प्रक्रिया थी। सबसे पहले उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सुकून पाया, और आखिर में उन्होंने तय किया कि अब वो तलवार से नहीं बल्कि धम्म से जीतेंगे। और ये स्लाइड उनके इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से युद्ध का नगाड़ा यानी भेरी घोष हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, और उसकी जगह गूंजेगी धम्म घोष, यानी धर्म और इंसानियत की पुकार। और उनका धम्म सिर्फ कोई पूजा पाठ या धार्मिक कर्मकांड नहीं था, नहीं, ये एक क्रांतिकारी सामाजिक नीति थी। इसका मकसद था एक ऐसा समाज बनाना जो न्याय, अहिंसा और करुणा पर आधारित हो। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, उन्होंने अपनी इस नई सोच को जमीन पर उतारा। इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाए, सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाएं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने दुनिया का पहला कल्याणकारी राज्य बनाया। एक बात समझनी होगी, अशोक की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई थी, बस उसका रास्ता बदल गया था। अब वो जमीनें नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतना चाहते थे, सिर्फ अपने साम्राज्य में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। उन्होंने शायद इतिहास का सबसे बड़ा शांति मिशन शुरू किया। सीरिया, मिस्र और ग्रीस जैसे दूर दराज के देशों तक अपने दूत भेजे।
इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म का संदेश लेकर श्रीलंका भेजा। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि इतना सब करने के बाद भी भारत के सबसे महान सम्राट को हम करीब 2000 सालों तक पूरी तरह से भूल गए थे। उनकी कहानी पत्थरों पर लिखी इंतजार करती रही, जब तक कि 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर उसे फिर से जिंदा नहीं कर दिया। और जब आजाद भारत अपने भविष्य के लिए प्रतीक ढूंढ रहा था, तो उसकी नजर अशोक की इसी विरासत पर पड़ी, शक्ति और शांति का एक अनूठा संगम। आज भी भारत के तिरंगे के बीच में जो चक्र है वो अशोक का धम्म चक्र ही है, जो हमें हमेशा उनके धर्म और न्याय के रास्ते की याद दिलाता है। तो आखिर में अशोक की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। ये हमें याद दिलाती है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद पर काबू पाने में है। और सोचने वाली बात यह है कि अशोक का कौन सा रूप हमें ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, चंद अशोक का खौफ या धम्म अशोक का पछतावा।